is a game changer. Atmanirbhar Bharat, but at the very beginning we go across live as BJP President JP Nadda addresses a rally in Karnataka after the Shilanyas of BJP offices there. टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो हमारे सविता समाज के लोग हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको भी आपने कोविड में 5-5 हजार रुपए अलग से कर्नाटक की तिजोरी से, कर्नाटक की ट्रेजरी से आपने उनको देने का प्रयास किया। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से आपने लगभग पहली बार वीवर्स को आपने 2000 रुपए दे करके उनके भी आर्थिक मंदी को समाप्त करने का आपने प्रयास किया। इसी तरीके से आपने 5000 करोड़ रुपए ईयरमार्क किया ओनली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोरोना। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है जिसको आपने पूरा किया। और आपने एक विशेष बात की कि आशा वर्कर्स को आपने 3-3 हजार रुपए उनके खाते में डाल करके, वो आशा वर्कर्स हु बिकेम द कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने गांव में कोरोना को फैलने से रोका, एक बहुत अच्छा काम किया, उनको भी आपने जो इस तरीके का सफलता दी है और जो आपने उनको सहायता दी है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, आज मुझे खुशी है कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर आपके यहाँ पहुँचे और आपके यहाँ सबको ड्रिंकिंग वाटर मिले। लगभग 8,984 करोड़ की स्कीम भारत सरकार की योजना से आपने उसको धरती पर लागू करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। Approximately 785 long kilometer roads are being constructed or has been constructed. It's in the pipeline in which you are working, and you have also approved, the center has approved 50,000 crore rupees for 22 green express highways. So ये भी बहुत खुशी की बात है कि बंगलुरु के लिए और कर्नाटक के लिए 50,000 crore rupees have been sanctioned for the express highways. जहां तक केमनगुंडी का सवाल है, जोग फॉल्स का सवाल है और नंदी बेटा का सवाल है, यहाँ आपने कमेटी बना करके इसको भी टूरिज्म में बढ़ाने का आपने प्रयास करने का जो किया है, वह भी बहुत उच्चतम आपकी सोच है, जिसको आप लोगों ने अपनाया है और जिसको आप आगे अमली जामा पहना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नलिन कटील जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में मजबूत होगी। मुझे यह भी खुशी है आपको बताते हुए कि वो अकेले अध्यक्ष हैं जिन्होंने कोरोना के समय में, जब सब लोग घरों में रहे, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारे कर्नाटक का 2 बार प्रवास करके कार्यकर्ताओं को सजग रखा है, एक्टिवेटेड रखा है, गैल्वनाइज रखा है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट नलिन कटील एंड हिज टीम, एंड द सेम वे आई कॉन्ग्रेचुलेट BS येडियुरप्पा फॉर डूइंग ए वर्क फॉर द पीपल। लोगों के लिए काम करना, पीपल्स गवर्नमेंट बनना, लोगों के लिए उसको आगे बढ़ाना। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक की सरकार मजबूती से चलेगी और पार्टी कर्नाटक के कार्यक्रमों को, कर्नाटक सरकार के कार्यक्रमों को धरती पर अच्छे से इंप्लीमेंट करेगी। हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें जुड़ेंगे और भारत सरकार की भी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करेंगे। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने में, आपदा को अवसर में बदलने में, अपॉर्चुनिटी में बदलने में आप सब लोग दिन रात मेहनत करेंगे। एंड आफ्टर 2 years वी विल बी एबल टू से प्राउडली दैट आत्मनिर्भर भारत में हमारा योगदान है। कर्नाटक आगे बढ़कर के आया है और इन कार्यालयों का उपयोग करते हुए आप पार्टी को मजबूत बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे और पॉलिटिकल कंटेंट के साथ लोगों को और कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज को आपकी शुभकामनाएं देता हूं। ये आशा करता हूं कि कार्यालय जल्द बन करके तैयार होंगे और इस शुभकामना के साथ कि आप उन कार्यालयों का उपयोग करते हुए कर्नाटक के हर विधानसभा में कमल खिलाएंगे, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमल खिलाएंगे, हर नगर पंचायत में कमल खिलाएंगे, हर ग्राम पंचायत में कमल खिलाएंगे। यही आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने राजधानी दिल्ली से वर्चुअली कर्नाटक में भाजपा के 9 जिला कार्यालयों का शिलान्यास किया और इस मौके पर वहां उनको संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन काम किया है और उम्मीद कर सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करने में वो जी तोड़ मेहनत करेंगे। किस तरह से आपदा को हम अवसर में बदल सकते हैं, इसका सपना भी वो साकार करेंगे और इसी संबोधन के साथ उन्होंने उन सभी को प्रोत्साहित किया।
और अब बारी हमारे इस विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत की। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष अंक में हम बात कर रहे हैं किस तरह से टैक्स रिफॉर्म्स की। जी हाँ, देश में चल रहा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला अब एक नए पड़ाव पर जा पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात दी है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था की शुरुआत हुई है। ये देश की कर प्रणाली में मई क्रांति जैसा है, जिसके तहत न केवल कराधान की प्रक्रिया सरल, सुगम और सहूलियत भरी होगी, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था का कर दायरा भी बढ़ेगा। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर की शुरुआत हो गई है और अपील की सुविधा की शुरुआत 25 सितंबर से होगी। कैसे भारत में कर प्रणाली में नई क्रांति लाएगा, कैसे ये कर प्रणाली में आमूलचूल बदलाव और करदाता की सहूलियत के मुताबिक होगा और कैसे ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम साबित होगा, चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान से। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ है रुकमा। Hello Joya, and hello viewers, a very warm welcome from me as well. As Joya was just mentioning, honoring the honest is the vision that drives the centre's new platform for transparent taxation. The focus is on three key aspects: faceless assessments, faceless appeals and a historic taxpayers charter. In his address yesterday, the Prime Minister emphasized that an honest and empowered taxpayer lies at the heart of an Atmanirbhar Bharat. ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। Prime Minister Narendra Modi on Thursday launched the platform for transparent taxation with the central theme of honoring the honest. The highlight of the tax reforms centers on making the system seamless, painless and faceless. Faceless assessment and taxpayers charter have come into force with immediate effect. The facility of a faceless appeal will be available for citizens across the country from 25th September. कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। Prime Minister said the initiative builds upon the vision towards minimum government, maximum governance. इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो गया। सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। Prime Minister also said that the taxpayer charter will be a major step in India's growth journey. It is a major step in balancing a taxpayer's rights and responsibilities. हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बीते कुछ वर्षों में देश में 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है। Referring to the upcoming 74th Independence Day, Prime Minister called upon all to remember the sacrifice of great freedom fighters and urged people to pay their due taxes and contribute to build a new and Atmanirbhar nation. इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा,
जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा। इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है, देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। Honoring the honest, the hashtag used by PM Modi for the launch of the platform for transparent taxation was trending on social media. The holistic tax reforms by the government has started yielding positive results. As an indicator, the number of people filing income tax returns has increased by about 2.5 crores in the last 6 to 7 years. सबका धन्यवाद करता हूं। DD India. और हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आशीष अब्रोल, कमिश्नर इनकम टैक्स, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद जैन जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, और दिनेंद्र मोहन भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आशीष अब्रोल जी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आशीष जी, अगर हम कहें तो टैक्स पेयर्स को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले गिने चुने देशों में अब भारत शामिल हो गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरा जो कल लॉन्च हुआ प्लेटफॉर्म, उसके बारे में आप पहली बार क्या कहेंगे? विवाद से विश्वास तक की जो यहां पर बात की है प्रधानमंत्री ने। जो भारतवर्ष में जो चेंजेस आए हैं, जो कल अनाउंस हुए हैं, फेसलेस असेसमेंट के, फेसलेस अपील के और सिटीजन चार्टर के, ये गेम चेंजर है। फेसलेस असेसमेंट जिस प्रकार हम भारत में कर रहे हैं, ये विश्व में कहीं नहीं। और इसमें जो प्रक्रिया जो हो रही है, इस प्रक्रिया को समझने में आप देखें कि सबसे पहले जो डिपार्टमेंट के पास टैक्स पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो हम 26A हमारा एक फॉर्म होता है, टैक्स पेयर को दिखा देंगे रिटर्न भरने से पहले, ताकि टैक्स पेयर को यह पता हो कि डिपार्टमेंट में हमारे बारे में क्या जानकारी है। उसके बाद वो उसको ई वेरिफिकेशन में या इस सहयोग में जाके करेक्ट कर सकता है, उसके बारे में रिस्पॉन्स दे सकता है। तो पहली प्रक्रिया जो है वो ये है। उसके बाद जो फेसलेस असेसमेंट है वो एक गेम चेंजर है। पहले क्या था कि ज्यूरिसडिक्शनल असेसमेंट होती थी, एक अफसर होता था जो आपका अफसर रहता था हमेशा, तो उसको टैक्स पेयर भी जानता था, वो टैक्स पेयर को भी जानता था। इस पूरी प्रणाली में कई विकृतियां आ गई। उन विकृतियों को हटाने के लिए हम जो है आज जो नई प्रक्रिया है, इसमें टैक्स पेयर सिर्फ NEAC को जानेगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, जहां मैं पोस्टेड हूँ, उसको जानेगा, और उससे उसका जो सरोकार है, जो उसकी कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल तरीके से होगी, यानी कि ईमेल, मोबाइल से या ई फाइलिंग वेबसाइट से। राइट। और असेसमेंट सेंटर्स हैं। राइट, मिस्टर अब्रोल, The Prime Minister has also said that वो काम करेंगे, लेकिन उनके बारे में टैक्स पेयर को नहीं पता हो कि मेरा केस किस रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को गया, यानी हमको भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर जो है एक ऑटोमेटेड टूल से वो केस उस रीजनल ई असेसमेंट सेंटर की असेसमेंट यूनिट को भेजते। अब असेसमेंट यूनिट इसमें इस प्रक्रिया में जो इश्यूज हैं, जो सवाल हैं, जो कंप्यूटर ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उन सवालों के दायरे में रहते हुए वो एक क्वेश्चनर भेजेगा। तो पहले क्या होता था कि हर तरह के सवाल होते थे, अटपटे सवाल भी हो जाते थे। अब सवाल जो हैं वो फोकस्ड हैं, हर सवाल को अप्रूव किया जा रहा है, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर अप्रूव कर रहा है, तो वो सवाल पूछेगा और सवालों के पे जो जवाब आएगा NEAC के थ्रू, उस पर फिर वो आगे की कार्रवाई करेगा। अगर उसको कुछ वेरिफिकेशन करनी है, कुछ एसेट देखना है, कोई जगह देखनी है, तो वो एक वेरिफिकेशन यूनिट के पास केस जाएगा। असेसमेंट यूनिट को नहीं पता होगा कौन सी वेरिफिकेशन यूनिट है, वेरिफिकेशन यूनिट को नहीं पता होगा कौन सी असेसमेंट यूनिट है। वो अपनी वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट भेजेंगे NEAC को, और NEAC वापस भेजेंगे। और अगर कोई केस Right, sir. Clearly, as you have explained to us, it is a major game changer. As the Prime Minister has said
The government's focus in the last 6 years has been banking the unbanked, securing the unsecured and funding the unfunded. The platform of honoring the honest, he has said, is in a similar direction. How does honoring the honest, the taxpayers' charter and the simplifications that he elaborated on yesterday, how does it fall into the entire scheme of things when we talk about the financial health of every individual of this country? See, the taxpayers' charter, is in a way a constitutional safeguard for the taxpayer per se, in the sense that it delineates the rights and the duties of the taxpayer, and it gives it a statutory basis. Yes. So if the tax department does something which goes against the charter, then that is, he has to record a reason, or there has to be an adequate reason. So essentially, for the first time in this country, legal support to the taxpayers' rights are being built into the system. Yes. This, along with transparency in terms of the information the department possesses, transparency in terms of the processes of the department, transparency in terms of appeals, and also breaking the human interface, which could lead to practices of rent seeking, they have been completely eliminated in the new system. This system, to have a confident taxpayer knowing that if he remains honest, his interest would be protected, he will not be harassed. There were a lot of people who never came into the tax net, essentially because of the worry that, we could be targeted. That the ecosystem has tried to do away with. And the ecosystem, as the Prime Minister said, is an evolving ecosystem. We will be ever open, we'll take inputs, we will evolve, and we will make the system better as we go ahead. And we have been in partnership with Chartered Accountants Institute, with taxpayer associations, so that the process becomes collaborative and simple. जी, हमारे साथ इस वक्त वेद जैन भी जुड़े हुए हैं। वेद जैन जी, बहुत प्रयास किए जा रहे हैं बीते कुछ वर्षों में कि इस पूरी प्रणाली को और भी सरल बना दिया जाए, लेकिन अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की बात करते हैं तो अभी भी उसमें 2.5 करोड़ की वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन 130 करोड़ की जनसंख्या में अभी भी ये आंकड़ा बहुत कम है और सिर्फ 1.5 करोड़ साथी ही इस वक्त इनकम टैक्स भर रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया और कहा कि जो इनकम टैक्स देने में सक्षम है वो खुद से आगे आए। किस तरह से आपको देखते हैं कि जो नया प्लेटफॉर्म है, ये जो नई प्रणाली है, वो उन तमाम टैक्स पेयर्स को भी कितना ज्यादा प्रोत्साहित कर पाएगी कि वो आए और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं? देखिए, जो ये आपका ये कहना बहुत ठीक है कि 130 करोड़ देश की, जो प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी हाईलाइट किया कि 130 करोड़ देश की जनता में लगभग 1.5 करोड़ लोग ही अफेक्टिव हैं जो टैक्स पेयर देते हैं, जो रिटर्न तो शायद 6 करोड़ भरी जाती है। ये अपने आप में एक चिंता की बात है और इसीलिए ये जो प्रयास किया गया है, अभी आप देखेंगे तो इसमें तीन तरह की वर्किंग की गई। एक किया गया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, और ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का मतलब क्या है, जो मैं समझता हूँ अंडरलाइन क्या है, ये अब आज की डेट में जो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन होगा वो सिस्टम ड्रिवन होगा, डिस्क्रिशन ड्रिवन नहीं। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव समझे, जब हम फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील की जो बात करते हैं, मीनिंग देयर बाय कि सिस्टम के साथ होगा, इंडिविजुअल के पास कोई डिस्क्रिशन अवेलेबल नहीं होगी। आज की डेट में जब ह्यूमन इंटरफेस होता है तो वो सिस्टम ड्रिवन नहीं रहता, वो ह्यूमन ड्रिवन डिस्क्रिशन एक्सरसाइज होती है। मैं आपको फेवर कर दूं या मैं आपका एडवर्स व्यू ले लूं, कुछ और ले लूं। इससे क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है, जो आपका सवाल है कि आज की डेट में टैक्स पेयर क्या है, जो आज की डेट में एक और जो बात है, टैक्स पेयर के मन में एक फियर है, और जब सिस्टम ड्रिवन और ये सारा की सारा नॉन डिस्क्रिशनरी हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम फियरलेस हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरी इनकम 6 लाख है और सिस्टम के अंदर ये आ रही है, क्योंकि अब डिजिटाइजेशन हो गया है, जैसे 26AS की बात हो रही है, AIR की बात हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। अब हर भारत नागरिक को ये पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो डिजिटाइज होके सिस्टम के अंदर आ गया है, और सिस्टम में अगर मेरी इनकम 6 लाख आ रही है तो मुझे ड्यूटी है कि मैं उसको टैक्स जमा करूं, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है वो 6 लाख की इनकम मान के उसका टैक्स कलेक्ट करके बराबर करते हैं, उसके ज्यादा आगे पीछे कोई सवाल नहीं।
तो जो सबसे बड़ा अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव इस सारे के सारे अगर जो स्कीम का है, टैक्स पेयर चार्टर कह लीजिए, फेसलेस असेसमेंट कह लीजिए, फेसलेस अपील कह लीजिए, रियलाइजेशन की दोनों पार्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर और टैक्स पेयर के ऊपर कि देखिए आपकी अगर इनकम पे टैक्स बनता है तो आप रिटर्न भरिए और टैक्स जमा कराइए। सरकार आपको ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन में उसकी असेसमेंट करेगी, आपकी रेस्पेक्ट रखेगी, आप डिपार्टमेंट जाएंगे, आपकी कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बड़ी हम्बल, पोलाइटली, सेंसिटिविटी, रेस्पेक्टिविटी दी जाएगी। आपको नेशन बिल्डिंग का पार्टनर माना है प्रधानमंत्री जी ने, आपने कहा आप वेल्थ क्रिएटर हैं और इसके अंदर ये सहयोग है। तो मेरा ये मानना है ये सारे कदम जो लोग आज की डेट में टैक्स नहीं देते हैं या रिटर्न भरते हैं और जो लोग रिटर्न भरते नहीं है और टैक्स भी नहीं देते हैं, उन सबके ऊपर ये सोचने का, ये इंट्रोस्पेक्शन करने का, अपने आप में एक अंदर से एक करने का है कि देखिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप राष्ट्र निर्माण और देश के साथ तो गलती कर रहे हैं, लेकिन डिजिटाइजेशन में आप बच भी नहीं पाएंगे। ये दोनों तरह का बड़ा मैसेज है। फेसलेस का मतलब ये नहीं है कि टैक्स पेयर छूट गया, बिल्कुल। फेसलेस का मतलब है आपका जो डिजिटाइजेशन, जो सिस्टम के अंदर इनकम आ रही है, उसकी कैलकुलेशन आपकी और आपके सबके सामने, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और वही वो वेरीफाई करेंगे। एक और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा करी कि अब हम टैक्स पेयर के ऊपर भरोसा करेंगे, उसको शक की नजर से नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग आज रिटर्न भरते समय डरते थे कि मैं कुछ कहूंगा और मेरे पास कुछ में कमी निकलेगी तो मुझे कागज नहीं होंगे तो मुझे शक की नजर से देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब नए स्कीम के अंदर हम टैक्स पेयर पे भरोसा करेंगे, जो वो कहेगा हम उसकी बात को मानेंगे, या तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बात को नहीं मानना चाहता तो उसके सबूत या वो पेपर लाएगा जो डिजिटाइजेशन में सिस्टम में निकल कर आएंगे। अगर वो निकल कर आएंगे तो टैक्स पेयर को दिखाया जाएगा, देखिए साहब आप 6 लाख की इनकम बताते हैं लेकिन मेरे यहाँ कागज ऐसे हैं जो आपको बताते हैं पेपर आपके 8 लाख की इनकम आती है। तो ये एक अपने आप में बहुत एनकरेजमेंट होगा, साथ के साथ सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट आएगी और उससे बहुत मुझे लगता है कि ओवर ए पीरियड ये सिस्टम इंडिया में जैसे इतने बड़े देश में अगर ये सिस्टम जैसे अभी जैसे शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि 2 साल में पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो किसी भी टैक्स पेयर को कहीं जाने की, कहीं वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठ के रिटर्न भरेगा, घर बैठ के असेसमेंट होगी, घर बैठ के रिफंड आएगा, सवाल जवाब घर बैठ कर ही होंगे और बहुत कोई भी किसी तरह की चिंता नहीं होगी। उसी तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी फील्ड में बहुत मिनिमम जाएगा, क्योंकि कल आपने देखा सर्वे के बारे में मना कर दिया और घर वहीं बैठ के ऑफिस में बैठ के उसकी असेसमेंट करेगा। Right, Mr. Ved Jain, the tax charter is being seen as a major game changer also because it defines duties and responsibilities of the taxpayer, something that has not been there before. Could you explain to us how it lays down the basis of a system of transaction that is always individual now and not and it is not case to case, and it encourages thereby more taxpayers to come into the tax net? See, you will appreciate every right comes with an obligations. Yes. You cannot have a right without an obligations. Now, in the taxpayer charter, as you would have noticed, there are 14 rights which have been given on principle based to a taxpayer, which he can expect as a matter of right from the tax administration. If that be so, there has to be an obligation on the taxpayer, and there are 6 obligations which have been put on the taxpayer, and he need to adhere to and comply with this. So it cannot happen that you have a right without an obligation. And if I look at this, what are these obligations? What are they saying? He will be honest, compliant, meaning thereby I will report my income correctly. I will be honest to the tax department. So you can, if you are, I am a dishonest, I cannot expect that as a matter of right for the department. Be informed. I will keep everything informed. That's an issue which I will with you. You cannot say I do not know. I do not know. Keep accurate record. Whatever is the obligation under the law, if I am carrying on business, I need to maintain books of account. If I am a salaried employee, whatever the tax is being deducted, whatever the perks I am getting, I need to keep an accurate record. If I have given a donation, if I have given a some deduction, life insurance premium, PPF, etc., that is there, then I need to keep a record. So that's another obligation which is there. Know what the representation does on his behalf. If I send a representative, it's my obligation. I know what my chartered accountant, what my advocate is going to do and how he is going to do it. And that's the obligation which is coming up.
Now these are the, and I will pay the tax in time. That's the issue which is important. So these are the obligation of the taxpayer. These are the duties of the taxpayer that the taxpayer charter expect. I am of the view, if as a taxpayer, I am honest, I am compliant, I am keeping a correct record, I am paying taxes, I am making fair representation, I believe then I have a routine right which have been given, that the taxpayer will be sensitive to me, will respond to me in a time-bound manner, will be a system-driven, will not be a discretionary, and will not be an adversarial to me. He will be a helping hand to me. Now, I believe one example which I can give you is, Corona has given one opportunity to the entire police department to showcase how they are taking care of the citizens. Now, how they have taken it. I believe with this change, fearless, faceless, and the taxpayer charter, is now the tax administration is going to demonstrate to the taxpayer and to the entire citizens of this country, look what we are. We are also a partner in the nation building. You pay taxes, we collect it appropriately. We ensure that the people who do not pay taxes, they are also taken care of. You will appreciate a citizen who is required to pay tax, if he doesn't pay tax, then he is creating a problem, and he is a problem for the other members of the society, because of his paying lesser tax or not paying taxes, others are required to pay higher taxes. So it is a disservice to the other taxpayer. So that is also one of the objectives, that every taxpayer will be tax compliant. That's I believe obligation and the duties which are coming in the taxpayer charter. And that's why the Prime Minister took up himself to make these announcements, which are, I will say, revolutionary, and people will feel this after a year or 2 years. People, when it goes to the ground reality and implementation, everyone will realize that what transparency and what change it has made, which is true transparent taxation and honoring the honest, meaning that everybody will feel proud of it. Yes, I'm an honest taxpayer and I'm being honored. That's a message which is going. बिल्कुल, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पारदर्शिता का एक नया आयाम यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश। हमारे साथ दिनेंद्र मोहन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये, और ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेंद्र जी, अगर हम बात करें सीए के तौर पर, तो इनकम टैक्स का नोटिस आना मतलब एक तरह का फरमान आना, इस तरह से हम कह सकते हैं कि था। और इनकम टैक्स की बात की जाए तो एक मन में एक स्वाभाविक सा डर हमेशा से रहता है कि अगर इनकम टैक्स के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, अगर कोई गलती हो गई जिसका लगातार हम जिक्र करें, या फिर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया तो नोटिस आया हुआ, भाई उसका आपको जवाब देना होगा। इस तरह के तमाम सवाल आपके पास आते होंगे आपके पास। लेकिन अब कल के लॉन्च के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं आपके पास? जो तमाम आपके क्लाइंट्स हैं या जो तमाम बाजार के लोग हैं, वो क्या उनको लग रहा है कि वाकई जो लंबे समय से जिसकी बात की जा रही थी, जो सम्मान, जो सुरक्षा की बात की जा रही थी, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री देते नजर आ रहे हैं? जी, जो कल की प्रधानमंत्री की अनाउंसमेंट थी फेसलेस स्क्रूटनी असेसमेंट में, अभी क्या होता है कि जो आम करदाता है, बिजनेसमैन है, उसको जब भी इनकम टैक्स का नोटिस आता था, उसको तकलीफ होती थी कि नोटिस क्यों आ गया और क्या क्या मेरे से पूछा जा रहा है, और उसको इनकम टैक्स के ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे अपने काउंसिल के थ्रू या उसके खुद के द्वारा। अब फेसलेस असेसमेंट में, जैसे अबरोल साहब ने पहले कहा कि अब फेसलेस असेसमेंट हो रहा है, इसमें आपको अपने ऑफिस में बैठकर ही आपके इनकम टैक्स लॉगिन आईडी के ऊपर नोटिस आएगा, जिसमें एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, और उसी पे आपको अपनी सारी जवाब उसी पे देना है। इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे किन्हीं बिंदुओं पे क्वेश्चन करेगा, उन्हीं बिंदुओं पे आपको उसका जवाब देना है। तो इससे एक तो पारदर्शिता बढ़ेगी, और जो फियर एक बिजनेस कम्युनिटी में फियर था इनकम टैक्स के खिलाफ, वो फियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक फियरलेस सोसाइटी, टैक्स पेयर सोसाइटी बने, जिससे कि कंप्लायंस, जो टैक्स कंप्लायंस है वो बढ़ेगी। क्योंकि कल जो डेटा दिया गया, 1,30,00,000 इनकम टैक्स पेयर्स हैं इस कंट्री में, जहां हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। तो द गवर्नमेंट वांट्स कि हमारी टैक्स पेयर बेस बढ़े। वो तभी बढ़ेगी जब इनकम टैक्स से हम लोगों का डर, असेसी का डर या व्यापारी वर्ग का डर खत्म होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कल ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री जी ने खुद लिया। ऑनरिंग द टैक्स, ऑनरिंग द ऑनेस्ट को आगे संबोधन कर ये एक महत्वपूर्ण कदम कल हुआ है। Right. Well, as you just mentioned, it changes the policy since independence, as we can see, of catch or punish the non-compliant. Would you agree on that? And without regard of the compliant, because the non-compliant are already out of the system.
But how does this new system ensure that even the non-compliant are part of the system and the compliant can run their businesses smoothly? See, there have been very many changes in the income tax law in past years. And the thing is that the non-compliant who are there, they would be liable for penal action, like which has happened in change in provisions of section 115 BBE, where certain incomes are found by an income tax officer during your assessment, then they would be taxed at the rate of 60% plus 15% penalty. So the penal action to non-compliant people would be much, much greater. And those who are compliant, those who are tax heavy, and those who are paying the taxes correctly, they would be absolved of it. Similarly, the penalty under section 270A has been for underreporting at a rate of 50% and for misreporting at a rate of 200%. These steps have only been taken just to ensure that the honest taxpayers, the correct taxpayers are not kept at a problem, whereas the dishonest taxpayer who is not paying his taxes properly would be at a problem. Yesterday also the Prime Minister said that the income tax officers would also be accountable, in a sense that if they do a wrong assessment, like high-pitched assessments are there, then even today the department is taking action against those officers who do a high-pitched assessment through a committee of chief commissioners who then take a view on the additions made by the officer. So with the changing scenario, opening of the economy, opening of our country, and ease of doing business, when the department will have much faith on the taxpayer, then definitely the compliance would increase. And once the compliance would increase, I am hopeful that the revenue collection of the department from direct tax would also increase many folds. जी, और हमारे साथ इस वक्त आशीष अब्रोल जी बने हुए हैं। आशीष जी, लेकिन जिस तरह की तमाम हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, काफ़ी सरल बनाने में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, किस तरह की चुनौतियों का इस वक्त सामना करना पड़ता है? ई असेसमेंट सिस्टम के बाद भी कई ऐसी मुश्किलें हैं जो प्रोफेशनल्स फेस करते हैं। कई बार जो बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं उनकी डिजिटाइजेशन में मुश्किल आती है, या फिर जो अपना जो टैक्स पेयर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को समझने में कई बार मुश्किल होती है। किस तरह से वो तमाम जो चुनौतियाँ हैं उनको यहाँ पर दूर भगाने में या उनको सॉल्व करने में यहाँ पर मदद मिलेगी? जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये चुनौतियां होती हैं अपलोड में, भारी फाइल्स अपलोड करने में रही शुरू में, और फाइलों को बनाना, कागज इकट्ठे करने। तो इसमें मैं देखूंगा कि फेसलेस असेसमेंट इसको 3 तरह से टैकल करती है। पहले वो क्या करती है कि जो सवाल हैं वो फोकस्ड हैं, वो लिमिटेड हैं, तो उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरा है कि हमने जो अपलोड करने की फैसिलिटी है वो 50 MB तक बढ़ाई है, जो नॉर्मली ठीक रहनी चाहिए अगर आपने स्कैन किया हो, लेकिन फिर भी दिक्कत होगी क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बड़ी हैं, कागज ज्यादा देने पड़ सकते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जिसमें एक जेसन या XML साथ में होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें आप अपना, हमें किताबें चाहिए होंगी तो किताबों का हिस्सा चाहिए होगा, तो वो बहुत छोटी कंप्यूटर फाइल जो है उससे आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जिसमें टेबल बनाया आएगा, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन आप उससे अपलोड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको दोबारा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, आपको स्कैन नहीं लेना पड़ेगा, आपको प्रिंट नहीं लेना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसकी बदौलत जो अपलोड है, जो कागजों की तादाद चाहिए आपको, वो बहुत घट जाएगी। और ये एक्सपीरियंस करेंगे टैक्स पेयर और टैक्स अकाउंटेंट्स। और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज आएंगी, ये हमने इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के साथ मिलके बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के साथ, और हमने कंसल्टेशन करी है टैक्स प्रैक्टिशनर से और बिजनेस से और इंडस्ट्री से, ताकि हम लोग इसमें भागीदार रहें, पार्टनर रहें, और उनको अपना डेटा अपलोड करने में दिक्कत ना हो और हमको उसको एनालाइज करने में दिक्कत ना हो। तो अगर वो डेटा साइज छोटा हो जाएगा और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आएगा इस तरह से, तो वो दिक्कत कम होगी।
हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे सेल डीड वगैरह है वो स्कैन होनी है, तो उसका भी हमने एक प्रयोजन ये रखा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है जैसे सब रजिस्ट्रार से या इंफॉर्मेशन आती है बैंक से, तो हम पहली कोशिश ये करेंगे कि अगर ये हमारी इंफॉर्मेशन को ये कॉन्टेस्ट करते हैं टैक्स पेयर, तो हम कागज मांगने की बजाय उस फाइलर से चेक करेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं। और असेसी से कुछ पूछने से पहले, टैक्स पेयर से कुछ पूछने से पहले अपने सिस्टम को जांच करेंगे कि ये डेटा कंप्लीट है या इसमें कोई त्रुटि तो नहीं। तो ये फेसलेस का जो 3 मंत्र हैं, एफिशिएंसी, accountability and transparency. So we want to be efficient in our work. So use the economies of scale which technology affords us. You know, we have unbundled the process. वो टेक्नोलॉजी ही कर सकती थी, असेसमेंट प्रोसेस को अनबंडल किया है। एफिशिएंसी, देन ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एट ईच स्टेप। यानी आप अगर नोटिस का जवाब आ गया है तो आपने वक्त पे उसको रिस्पॉन्ड, उस पर काम किया कि नहीं किया, आपने कितनी देर काम किया, वो सब कुछ अकाउंटेबल। राइट। और यही एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी टैक्स पेयर के लिए भी है, उनके लिए आसान करते जाएंगे। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, जहां कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, वी विल अकोमोडेट एंड फैसिलिटेट द टैक्स पेयर एंड दे आर आवर पार्टनर्स। दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। Right, sir. Well, faceless assessment is being seen as the most significant part of these changes, of these reforms, because it says here it's very important now because the department does not get in touch with taxpayers, assuring anonymity at both ends. How does this increase the feeling of fearlessness? How does this increase the feeling of confidence that the taxpayer has with the system? I would answer your questions across 2 axes. The first is that in the legacy system, in the old system, primarily fear was predicated or was based on the unknown. You know, you didn't know what the tax department had about you, and what surprise could they spring. Yes. So that was one element of the fear. So today, there is nothing unknown. 26AS tells you whatever the department has about it. And if it's incorrect, you can correct it. Or you can point out that this income doesn't belong to me, it belongs to my child or father or whoever. So one element of fear gets pushed out. The second element was the unexpected, that he would, the tax administrator wouldn't understand my business, he would treat something as income which is not income, or he would do those kind of things. So this unbundled process, which is collaborative, there's a technical unit, there's a review unit, there's multiple brains being working on it. So that kind of thing will not be there, and there's a review process which eliminates the biases on either side, either in favor or against the assessor. Lastly, another important thing which eliminates fear is that we will be, in any case where an addition or a order is being passed prejudicial to the taxpayer, there a draft assessment order, complete draft assessment order will be shared with the taxpayer before the order is passed. So the taxpayer has more than adequate opportunity to rebut everything. And to actually understand how the department is understanding a particular issue and come to terms to a common understanding. So this entire process, in its very inception, the central focus which it eliminates is fear. And by doing that in faceless assessment, which is the kingpin of the department, it removes the element of fear, which in practice would, as everybody said, would take time and people will experience this process. We have done faceless assessment in a small group of cases for some time, and there it has worked. So this will eliminate fear, the word will pass on, and I'm quite hopeful that the dread which the taxman's notice would create would be a thing of the past.
from tomorrow onwards. बिल्कुल, जो डर का माहौल है उसे खत्म करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारे साथ वेद जैन जुड़े हुए हैं। वेद जी, किस तरह से आप देखते हैं कि जो करदाता चार्टर है वो वैश्विक जो निवेशक समुदाय है उसके लिए क्या संदेश देगा, साथ ही साथ जिस तरह के सुधार की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो संस्थागत निवेशक हैं उनको आकर्षित करने में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? देखिए, क्या है कि जब ईज ऑफ डूइंग पेइंग टैक्सेज, ईज ऑफ कंप्लायंस होती है तो एनकरेजमेंट तो सबको मिलता है। टैक्स पेयर को भी बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है और कॉर्पोरेट वगैरह को, दोनों को बहुत एनकरेजमेंट है। जैसे अभी अबरोल साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, इन्होंने बहुत पेन लिया है, इन्होंने बड़ा अभी माइन्यूटली एक्सप्लेन कर रहे थे कि देखिए आपको सिस्टम में कहाँ इनके चैलेंजेस आए और कहाँ इन्होंने ठीक करने की कोशिश की है और कहाँ किन किन लोगों से सलाह की है, इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया है, प्रैक्टिशनर को इन्वॉल्व किया है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब टैक्स पेयर को एनकरेज करने के लिए और कॉर्पोरेट को एनकरेज करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ईज हो गई है कि भाई उनके यहाँ पे मेरे जो अपने बॉक्स में कोई उनकी मेल आई है या मेरे पोर्टल पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है तो मेरे अकाउंटेंट या मेरे ऑफिस उसको जवाब देगा कि साहब ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी लेंगे। सवाल ये था कि ये बहुत एक एनकरेजमेंट हो जाएगी, क्योंकि अदरवाइज क्या होता था, जैसे आपने पहला सवाल पूछा था कि तब नोटिस आता है तो घबराहट होती है। अब शायद वो नोटिस आएगा तो वो घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ आपसे इंफॉर्मेशन है। जैसे आज की डेट में कभी कभी जिस सप्लायर से, जिस बायर से आप सामान खरीदते हैं, वो कहता है मुझे अपना कॉपी ऑफ अकाउंट दे दीजिए कि साहब मेरा आपका लेन देन क्या है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपकी तरह एक आज की तरह से ही हो गया कि वो पूछने वाला कि साहब मेरा आपका लेन देन है, क्योंकि मैं आपका पार्टनर हूँ 30% का या 35% का, जो आप कमाते हैं उसमें मुझे 30% आपका मेरा हिस्सा है, तो आप मुझे जरा मेरा अकाउंट समझा दीजिए कि साहब मेरा आपके पास अकाउंट क्या है। तो अबरोल साहब कह रहे हैं कि भाई आपको अपना जो जितना है आपको वो हिसाब बनाया वो आप अपना अपलोड कर दीजिए। वो पूछता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो आप, हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हमारी रिटर्न में आप बता दीजिए कि आपने जो उसकी कैलकुलेशन की है और आप हमारे जो सोच आ रहा है उसमें कहीं फर्क नजर आ रहा है। आपने कहा कि मैंने प्रॉपर्टी 30 लाख की बेची है, जो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है कि वो पता लगता है कि वहाँ 35 लाख की प्रॉपर्टी नजर आ रही है। तो अबरोल साहब ने बहुत अच्छी बात की, अगर ऐसा होता है तो हम आपसे पूछने के बजाय कि आपने 35 की बेची है, जहां से इनको सिस्टम आई है 35 लाख की, वहां ये चेक करेंगे ये 30 लाख की फिगर है या 35 लाख की फिगर आ रही है उसके बारे में। मैं तो एक और सुझाव दूंगा अबरोल साहब को कि अगर इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें कि आज की डेट में अगर ये सॉफ्टवेयर एक्रेडिटेड कर दें अकाउंटिंग के, कि भाई जितनी भी एंटिटीज है, बिजनेस एंटिटीज, हालांकि आज की डेट में बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है अकाउंटिंग का, अगर एक एक्रेडिटेड सॉफ्टवेयर मान लें कि भाई आपके अकाउंट इन सॉफ्टवेयर पर रखे जाएंगे और आप इमीडिएटली आप उनको एक्सेस दे दें अपने अकाउंट्स की, तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आज की डेट में टेली बहुत यूज होता है, कोई और बिजी होता है, कोई और सॉफ्टवेयर है, आप एक्सेस दे दें तो आप कहिए कि डिपार्टमेंट आपसे कहेगा साहब आप मुझे अपनी एक्सेस दे दीजिए अकाउंट्स की इस साल की, मैं देख के आपकी रिटर्न को वेरीफाई करके आपकी रिटर्न की असेसमेंट कर दूंगा, मैं आपसे सवाल भी नहीं पूछूंगा, एक्सेस में ले लूंगा आपसे। हालांकि मुश्किल है थोड़ा सा सवाल वो कैसे करने का, तो ये अपने आप में ओवर ए पीरियड मुझे लगता है सुधार आ जाएंगे जरूर, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, क्योंकि जितना से ईजी होता चला जाएगा बहुत सारे जो अकाउंटिंग के सवाल हैं वो ऑटोमेटिकली इस इशू के अंदर एड्रेस होते चले जाएंगे। तो ये एक मेरा आपका जो सवाल था कि ये सुविधा कैसे देगा, देखिए जो भी डिजिटाइजेशन का, जिसे हम कहते हैं आज की डेट में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट इज सिस्टम ड्रिवन मीन जो डिजिटाइजेशन है, आपके कंप्यूटर में आपकी इंफॉर्मेशन है, मेरे कंप्यूटर में आपकी इंफॉर्मेशन है, मुझे तो दोनों को मैच कर देना है, मैच करके आप मैच हो गए तो आपको इजी होगा। साहब आपको पता है कि साहब मेरी इंफॉर्मेशन मैंने जो दी है ठीक है, तो डिपार्टमेंट के कंप्यूटर में, टैक्स के कंप्यूटर में भी वही इंफॉर्मेशन निकलेगी, मैच कर जाएगी, मैटर कर दो। जहां मैच नहीं करेगी वहां आपको एक लेटर आ जाएगा, आपको पोर्टल पे आ जाएगी इंफॉर्मेशन कि आप भेज दीजिए, इसकी बता दीजिए, आप उसको मैच करके भेज देंगे तो वो एक्सेप्ट करके खत्म कर देंगे। नहीं मैच होगा तो फिर आपको पूछेंगे साहब देखिए ये तकलीफ आ रही है, फिर आपको नोटिस देंगे। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी सुविधा होगी। और जो मुझे लगता है आपका भी ध्यान करिए, जब ऑनलाइन रिटर्न भरनी शुरू की थी तो लोगों ने बहुत चिंता दिखाई थी, आज सब लोग बहुत सुखी हैं कि ऑनलाइन बैठ के रात को 12 बजे तक अपने कंप्यूटर से रिटर्न भर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये असेसमेंट होनी होगी, ऐसी अपील हो जाएगी तो सिस्टम अपने आप में सुधर जाएगा और आपका कोई इंटरफेस नहीं है ऑफिसर से, कोई आपको फियर नहीं है, डर नहीं है। तो ये बड़ा हेल्प करेगा कॉर्पोरेट्स को भी और इंडिविजुअल को, टैक्स पेयर को। Right, sir, and when we talk about the new system, tax paying has always been seen as a form of harassment, particularly for businesses. What does the new system indicate in terms of how far we've come as a system and the attitude towards tax payment?
See, you see, when we were hearing to the Prime Ministers, he made very important, 3-4 important announcements. Yes. One was a harassment word from the taxpayer should go out. Yes. When there will be, why harassment happens? Harassment happens when two people interact with each other and they talk to each other and they have some ulterior objective. Now, when there will be no human interface, so there is no question of any harassment at all. Second is, sometimes you feel that as a taxpayer on a taxpayer, the tax administration is not sensitive to you, he is not polite to you, or he is not humble to you. Now, with no interface being there, by and large, this issue will go down. It will be a non-issue. Even for a sake, there is some interface. Now, the charter says that the tax department will be humble, polite, sensitive to you, and respect and regard will be given to you. And the third and the most important aspect is a recognition by the department and by the government, and the Honorable Prime Minister announcement yesterday. Taxpayers are the persons who are partner in the nation building. They are helping a partner in nation building. And one another important announcement, whether you have noticed or not, he said these are the people who are helping the country in abolition of poverty, elevating the people from the poverty line. Now these taxpayers, though they are 6 crore taxpayer filing the return and 1.5 crore paying taxpayer, you will appreciate that the money which they are paying as taxes on the income they have earned is being used by the country for those poor people who do not have the wherewithal and resources to sustain. So these are the people. So this recognition on the part of the society, this recognition on the part of the government, this recognition on the part of the government will definitely be a very big moral booster, and to address all the 3 points which you have raised, that there is a harassment, there is a fear, and the respect and the society. I believe everything will get addressed. Now, we all must agree, in 130 crore population, there are very few taxpayers. Number of taxpayers are not very big that way. I assume 6 crore people are filing the returns, so they are. And now there are 124 crore people who are not near to the income tax department. Now, I agree that out of 124 crore, a substantial part of the population is below tax level. They do not have such income where they can sustain themselves. They need social benefit, they need health, they need education. All this money comes from those people who are paying taxes. So this recognition on the part of the tax administration in the taxpayer charter and the Prime Minister announcement itself is a very big change, I believe, in the onward. And that is why the second motto is honoring the honest. Honoring the honest means honoring the taxpayer, and taxpayer who are paying taxes due diligently and efficiently in time and correctly. So that is the big message which is coming out of this announcement. और बिल्कुल, तो तमाम तरह के सुधारों की यहाँ पर बात की जा रही है। दिनेंद्र मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेंद्र, जिस तरह से बात हुई कि ये जो फेसलेस आकलन है, तो यकीनन हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत पक्षपात की बात हो रही थी, जो लगातार जिसका डर रहता है, उसकी गुंजाइश बहुत हद तक कम हो गई है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र लगातार यहाँ पर भी सरकार की ओर से चल रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि एक आम देशवासी के जीवन में जो सरकार का दखल है, उसे कम करने की दिशा में भी एक ये बड़ा कदम होगा? दिनेंद्र जी की हमें आवाज शायद नहीं मिल पा रही है। दीपेंद्र जी, आपका ऑडियो स्विच ऑफ है। दिनेंद्र जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही। कहा है, प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट होना चाहिए। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम टैक्स पेयर पे अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेंगे और टैक्स पेयर को ऑनेस्ट मानेंगे। सी, दिस इज अ डिफरेंशियल चेंज इन द थिंकिंग ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि नाउ दे विल फील दैट द टैक्स पेयर इज ऑनेस्ट। पहले वो इस प्रिजम्पशन पे चला जाता था कि टैक्स पेयर ऑनेस्ट नहीं है, बट अब ये मूलभूत चेंज हो रहा है कि टैक्स पेयर को ऑनेस्ट ट्रीट करके ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर आगे चलेगा। फिर उन्होंने ये कहा कि मिनिमम गवर्नेंस होनी चाहिए। इसके अंदर जब हम इकोनॉमिक सिस्टम से चलते हैं, जब ई फाइलिंग या ई असेसमेंट होगा तो उसकी मिनिमम गवर्नेंस होगी, उसका इंटरेक्शन विद द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स बहुत कम होगा, एंड ही व्हाइल सिटिंग इन हिज ऑफिस इटसेल्फ
can file the income tax replies. जैसे अब वेरिफिकेशन नोटिसेस आ रहे हैं, कंप्लाइंस पोर्टल पर असेसी की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. He can, before filing the income tax return, see the compliance portal कि उस पे उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. जैसे उसमें GST का उसने क्या टर्नओवर दिखाया हुआ है, वो आपके कंप्लाइंस पोर्टल पे आ रहा है. बैंक में FDRs हैं, उस पे क्या इंटरेस्ट कमाया है उसने, वो कंप्लाइंस पोर्टल पे आ रहा है. ऐसे ही प्रॉपर्टीज की सेल परचेज उसकी कंप्लाइंस पोर्टल पे आ रही है. सो बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, द असेसी शुड सी फॉर हिमसेल्फ कि उसकी जो इनकम टैक्स के पास इंफॉर्मेशन है वो अपने रिटर्न में कैसे फाइल कर रहा है. इसी के मद्देनजर इस बार आप देखेंगे तो रिटर्न फाइलिंग और टैक्स ऑडिट की डेट्स में चेंज किया गया है. वो चेंज इसलिए किया गया है कि प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स असेसी को रिटर्न फाइल करने से पहले अवेलेबल होगा. सो व्हाट डेटा द डिपार्टमेंट हैज ऑफ द असेसी, ही विल बी नोइंग दैट, एंड उसके बेसिस पे उसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. तो जहां उसकी मिनिमम गवर्नेंस हो गई, वहां उसको मैक्सिमम गवर्नमेंट में काम करना होगा. जहां वो मैक्सिमम अपना टैक्स पे कर सकता है, अपना करेक्ट टैक्स पे करे, और पारदर्शिता जिससे बढ़ेगी उससे डेफिनेटली कंप्लायंस बढ़ेगी. मेरा मानना है इनिशियली हो सकता है गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू, जो डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू है, उसमें थोड़ा शॉर्टफॉल आए, बट इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी जहां बढ़ेगी और हम कंप्लायंस असेसी के हाथ में ज्यादा देंगे तो डेफिनेटली टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगी और टैक्स रेवेन्यू अच्छे से आएगा. ये मेरा मानना है. Right. You're a chartered accountant. In other words, you are basically the person who pays the taxes, who arranges for taxes to be paid by millions, thousands, and thousands of people. As you just mentioned, a complex and opaque system, it dissuades a taxpayer. A simplified, trusted, transparent system will lead to a culture that will bring in more taxpayers into the net. That is what the Prime Minister gave us yesterday. In that sense, what would be your message today in this program to all our viewers as somebody who has worked in the system for such a long time? See, now when the tax rates have been moderated, and as the Prime Minister rightly said, that the corporate tax today has become one of the lowest in the world for India at a rate of 22%, and for new manufacturing units, it's just 15%. So once when the tax rates which were as high as 97% at one point of time, have come down to 15 and 22%, then we need to have a resolve. The business community has to have a resolve that yes, they would pay their taxes correctly and honestly. Once the taxes are paid correctly and honestly, you will feel, the business community will feel that the intrusive powers of the department are also to be secluded. Like yesterday itself, the Prime Minister said that now the surveys won't take place, and a notification in that regard has already been issued, that now the income tax surveys can only be done by the investigation wing, and that too after the approval of the Director General. So that means only in selective cases these surveys would be done. So that was a fear which was there in the minds of the business community, that they might always be at a loom for a survey, etc. And once that fear goes off, there would be definitely a greater compliance and voluntary compliance by the business community, which would lead to more taxes being paid, especially for the younger generation startups which are coming up. They now feel that they want to get away from these tax problems, and the tax problems should not come up, and whatever correct tax is to be paid, they come to us for seeking our advice as to what the correct tax would be there on their incomes, and then they would like to pay the correct tax so that tomorrow they would not be at a problem with the department of harassment or maybe of penal actions, etc. So I think there the compliance would increase, and the revenue from direct tax would definitely increase manifold once we have a transparent system, faceless scrutinies, faceless appeals, because the Prime Minister also yesterday exhorted that from 25th of September, faceless appeals would take place. That means you would not be knowing where the appellate authority is, and by sending the submissions, explaining it to them, they would
they would do the appeals on the merits of the case without there being any human interaction between the officer Right. concerned and the business community concerned, which was the demand of the industry for a long period of time. बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि फेसलेस टैक्स सिस्टम में जो टैक्स पेयर को फेयरनेस और फेयरलेसनेस का विश्वास मिला है, और जब विश्वास है तो विवाद के कई मसले अपने आप ही सहज तरीके से सुलझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास कार्यक्रम में अपनी राय देने के लिए। Well, many thanks to all our guests who joined us on the show and to all our viewers who tuned in. That's all in this edition of Atmanirbhar Bharat today. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार।